और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में। रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया ने अपनी पत्नी भावनी सिंह के नाम जो जमीन नैनीताल में ली थी सिल्टोना में, उसे भले ही सरकार ने ले लिया हो, लेकिन विवाद का हल अदालत से ही निकलेगा। 27 नाली जमीन को सरकार द्वारा निहित करने के बाद डीएम के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी है। हालांकि सरकार द्वारा जमीन को कब्जे में लेने के बाद इस इलाके में ग्रामीण सरकार के फैसले से खुश है। दरअसल नैनीताल के सिल्टोना गांव में राजा भैया ने अपनी पत्नी के नाम 27 नाली जमीन 2006 में ली थी। ये जमीन कृषि उपयोग के लिए खरीदी गई थी, लेकिन अब तक यहां पर कृषि कार्य शुरू नहीं हुआ, यानी कि सरकार की शर्तों का पालन नहीं हुआ और इसे ही शर्तों का उल्लंघन मानकर सरकार ने जमीन को सरकार में निहित कर लिया। कानूनी झगड़े से शुरू हुआ खेल कानूनी झगड़े में ही अब फंसता दिख रहा है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, शर्तों का उल्लंघन हुआ और इसी आधार पर सरकार ने इस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया, कब्जे में ले लिया। अब अदालत में मसला जा रहा है, वहां पर क्या क्या प्रावधान है? क्या वहां राहत मिलने की कोई गुंजाइश है रघुराज प्रताप सिंह उनकी पत्नी को, या सरकार का पलड़ा वहां भी भारी है? देखिए मेनका, जिस तरह से जमीन सरकार ने वापस निहित की है तो इससे राहत तो इलाके में जरूर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जमीन की खरीद 2006 में की गई थी और उसके बाद नियमावली में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आप 2 साल तक जिस कार्य के लिए वो जमीन ली गई है उसी कार्य में उसको, उस प्रयोजन में उसको उपयोग करना होगा। यानी रघुराज प्रताप सिंह ने की जो बीबी है भावनी सिंह, उसने उस जमीन को कृषि कार्य के लिए लिया गया था, लेकिन आज तक वहां कृषि कार्य नहीं हुआ। 2013 में मुकदमा एक पहले चला था ये पूरा डीएम कोर्ट में, वहां से ये कमिश्नरी कोर्ट में गया और राजस्व परिषद कोर्ट में इस मामले में पैरवी की गई। राजस्व परिषद कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डीएम मौका मुआयना करें और जो तमाम अधिकारी हैं या संबंधित पक्ष हैं उनको सुने और उसके बाद इस पर कोई निर्णय लें। लेकिन डीएम ने निर्णय अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि जो सेवा शर्त नियमावली का उल्लंघन है उसमें जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली गई थी उसका उपयोग नहीं किया गया है, लिहाजा ये जमीन सरकार में निहित की जाती है। लेकिन अब ये मामला एक बार रघुराज प्रताप सिंह की जो पत्नी है भावनी सिंह, वो वापस कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है और इसके लिए जो दस्तावेज हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और चैलेंज किया जा रहा है जो डीएम के कोर्ट का आदेश है। क्योंकि जिस तरह से पूरी जमीन की खरीद फरोख्त वहां पर 27 नाली जमीन को खरीदा गया, उसके बाद वहां पर वो जमीन वैसे ही पड़ी रही, लेकिन अचानक जब मामला कोर्ट में चढ़ा तो आनंद फिलहाल अब अदालत में देखनी होगी इस लड़ाई को, इस मसले को। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर पिथौरागढ़ से खबर, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंच रहे हैं। आज संघ प्रमुख आज मुआनी में शेर सिंह कार्के विद्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जिला और विभाग प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। इस मीटिंग में आरएसएस की ब्रज, उत्तराखंड और मेरठ प्रांतीय कार्यकारिणी भी मौजूद होगी। आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। केदारनाथ उपचुनाव में आखिरी चरण में चुनाव प्रचार धुआंधार किया जा रहा है। सीएम धामी ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। पब्लिक के मूड को देखते हुए सीएम ने ऐलान किया कि जल्द ही सरकार कड़ा भू कानून लाने की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ में पहाड़ के मुद्दे चलेंगे, इसी थीम पर बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को केदारनाथ उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली। सुबह त्रिजुगी नारायण में जनसंपर्क किया और 2 चुनावी सभाएं चोपता और चंद्रनगर में की। अपने भाषण में सीएम ने पीएम मोदी का जिक्र किया तो केदारनाथ वैली में किए जाने वाले काम भी बताए। सीएम ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में बाहरी लोगों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। साथ ही उन्होंने सरकार का भू कानून के लिए कमिटमेंट भी दोहराया और हमने कहा कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून भी लाएंगे भाई, एक सख्त भू कानून लाएंगे और जो हमारे राज्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब केदार घाटी विकास की राह पर
तेजी से बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। सीएम धामी ने अपनी सभाओं में पीएम मोदी का कई बार जिक्र किया। वहीं चोपता के आसपास के गांवों में कई मुद्दों को लेकर नाराजगी का लहजा दिखाने वाले वोटर भी पीएम मोदी को लेकर सॉफ्ट दिखे। साथ ही ये भी हिदायत देते नजर आए कि प्रदेश सरकार को किन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। मोदी भैया ने तो फिर भी हमारा गरीब आदमी का काफी भला किया है। हम उनको भी, उनकी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि मोदी जी हमेशा अच्छे खुश रहे, अच्छे बात पे रहे। जो स्वरोजगार बहुत सारा है हमारे क्षेत्र में, तो उसके लिए युवाओं के लिए थोड़ा प्रेरित करना चाहिए। कमेटी बनाओ क्षेत्र में, जो लोकल नेता लोग हैं उनके लिए बताओ, जो बच्चे अभी बेरोजगार हैं उनके लिए स्वरोजगार के लिए थोड़ा डायरेक्शन दो कि इस क्षेत्र में आप कर सकते हो। बुधवार को होने वाली वोटिंग में 100 से भी कम घंटे बचे हैं और बीजेपी की उम्मीद एक बार फिर ब्रांड मोदी पर टिकी है। आरएसएस से लेकर बीजेपी के सैकड़ों अनुभवी नेता चुनावी नैया पार कराने के लिए जोर मार रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18, चोपता, उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। वहीं सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत का दावा किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास के कई काम हुए हैं और लोग विकास के साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 ने सीएम धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव का आखिरी चरण है प्रचार का और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद प्रचार की कमान संभाली है और वो अब चोपता में आए हैं। मंडे को प्रचार का आखिरी दिन है, तो 2 दिन लगातार वो यहाँ रहेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं मुख्यमंत्री। आप लगातार अब कैंपेन के आखिरी दौर में लगातार आप आए हैं, क्या फील मिल रहा है आपको, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, ये जो श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र है, ये बहुत ही हमारा यहाँ पर केदार धाम स्थित है और जिसको पूरे देश दुनिया के लिए आस्था श्रद्धा का केंद्र है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से इस पूरे धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उन्होंने किया है, वो अपने आप में पूरे देश के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। और यहाँ आपदा के बाद जो स्थिति हो गई थी, बहुत ही क्षतिग्रस्त ये पूरा क्षेत्र हो गया था। आज नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी की यहाँ रात्रि ध्यान के बाद, जहाँ आपदा के बाद 40,000 कुल यात्री आते थे, उन यात्रियों की संख्या 2023 में 20 लाख से भी ज्यादा चली गई। इस वर्ष भी 16.5 लाख से ज्यादा गई, जबकि 56 दिनों की यात्रा कम हुई है। अनवरत रूप से विकास हो रहा है। पिछले दिनों यहाँ की आपदा आई थी, उसमें भी त्वरित रूप से यहाँ काम हुआ और लगभग 750 करोड़ रुपए की घोषणाएं और शासनादेश हुए हैं प्रत्येक ग्राम सभा में। और जो हमारे यहाँ के व्यवसायी हैं जिनका आपदा से प्रभावित हुए थे, उनको 9 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में भी दी गई है। तो यहाँ के क्षेत्र में मैं लगातार आ रहा हूँ, मैं पहले भी आया हूँ। लोग जो यहाँ का विकास का क्रम शुरू हुआ है, उस विकास के क्रम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर बड़ी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा यहाँ। क्योंकि ये सीट बीजेपी की रही है और अब उपचुनाव में एक बड़ा चैलेंज भी होता है पिछले कुछ चुनाव के अनुभव को देखते हुए। ये कितना प्रतिष्ठा का चुनाव है बीजेपी के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। और देखिए, ये जरूर है कि कुछ हमारे यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा शुरुआत में यात्रा के समय में कुछ परेशानियां हुई, कुछ अत्यधिक लोग आने के कारण से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, कहीं पर कुछ कमी भी रही है, कुछ अधिकारियों के कारण से भी। हम उसको दूर करेंगे और जहाँ भी जो सुधार की आवश्यकता है हम उसको सुधार करेंगे। और यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और मोदी जी ने जो यहाँ काम किए हैं, जो एक नया परिवर्तन भव्य केदार, दिव्य केदार बना है, इस क्षेत्र को नवाचार के क्षेत्र में लाना है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने आगे लाना है और यहाँ की मातृशक्ति को आगे लेकर, नौजवानों को आगे लेकर हम नवाचार को आगे बढ़ाएंगे। इस घाटी को एक पूरी विधानसभा क्षेत्र को एक नई पहचान मिले, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अंतिम सवाल है क्योंकि ये चारधाम का भी पूरा यात्रा रूट है, जैसे हमने मेंशन भी किया। कल बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं, यात्रा समाप्त हो जाएगी, आपका कमेंट क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए यात्रा और अच्छी चले, क्योंकि यात्रा ये हमारे यहाँ की जो है लाइफलाइन है। और हम
यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए यात्रा का प्राधिकरण भी बना रहे हैं और यात्रा प्राधिकरण हमारा काम करेगा जिससे कि यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और यहाँ के लोगों को उस यात्रा के कारण से जो आर्थिकी है, व्यापार चलता है, वो और अच्छा हो। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि केदारनाथ की सीट में बीजेपी कंफर्टेबली जीतेगी और यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और उसमें फोकस रहेगा। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए चोपता, उत्तराखंड से। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी कैंडिडेट मनोज रावत के पक्ष में पब्लिक मीटिंग्स कर रही है। शनिवार को सीनियर नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने सतेरा खाल कस्बे में जनसंपर्क किया। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश सरकार की कमियों को वोटर्स के सामने ले जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से चारधाम यात्रा को संचालित करने में असंवेदनशीलता दिखाने का काम किया है, जिससे केदारनाथ की जनता आहत है। देवी आपदा प्रबंधन कहीं पर दिखाई नहीं दिया है। केदारनाथ में सोने का प्रकरण भी है। केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित करने की बात भी हुई। इसके साथ साथ आप देखिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है और तमाम इश्यूज हैं, तमाम विषयों को लेकर हम आम जन के बीच में है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि केदारनाथ की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। हम बद्रीनाथ जीते हैं, हम केदारनाथ भी जीतेंगे। उत्तराखंड बीजेपी को अगले साल फरवरी में नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसे लेकर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ही एक्सटेंशन दिया जाएगा या फिर उनकी जगह नए चेहरे को संगठन की कमान सौंपी जाएगी? इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी में इन दिनों संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव प्रक्रिया के तीसरे चरण में शुक्रवार से बूथ कमेटियों के गठन की शुरुआत की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को अपने गांव ब्राह्मण ठाला के अपने बूथ पर बूथ कमेटी का गठन कर इसकी शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश में मौजूद 1100 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर 12 सदस्यीय बूथ कमेटियों का गठन कर रही है। विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों को 20 नवंबर तक ज्यादा से ज्यादा बूथों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों की तारीख की घोषणा की जाएगी। जिन मंडलों में 50% बूथों का विधिवत चुनाव होगा, उसका मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा और मंडलों के अंदर 50%, जनपद के अंदर 50% मंडलों के संगठन चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और 50% अधिक जिलों के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर हम 100% चुनाव बूथ से लेकर मंडल जिले का करेंगे। माना जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के चुनावों के बाद अगले साल फरवरी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए बीजेपी के अंदर सियासत तेज हो गई है। दावेदारों में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का नाम भी चर्चाओं में है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लॉबिंग तो नहीं चलती हमारे यहाँ। सबकी कार्यकर्ता है, किसका नंबर आ जाए, किसको संगठन की वर्तमान परिस्थिति में कौन अध्यक्ष बन सकता है, जिम्मेदारी के साथ कौन पार्टी को आगे ले जा सकता है, पार्टी का विस्तार कर सकता है, उसका पार्टी के अंदर में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेंगे और अगर ऐसा होगा तो हम सर्वसम्मति से कोई अध्यक्ष हमारा आ जाएगा। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक और सेवा विस्तार भी मिल सकता है। महेंद्र भट्ट के खाते में विपक्ष के कई प्रभावशाली नेताओं को पार्टी में शामिल करने, 2022 के विधानसभा चुनाव और हरिद्वार पंचायत चुनाव में मिली जीत के साथ ही उनके कार्यकाल में संगठन और सरकार के बीच बने बेहतर तालमेल को भी सेवा विस्तार की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली में भगवान बद्रीविशाल के कपाट आज बंद होंगे और कपाट बंद होने की तैयारी भी चल रही है। रंग बिरंगे फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। भगवान बद्रीविशाल का मंदिर आज रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद होगा। भगवान बद्रीविशाल के कपाट बंदी के लिए भारी संख्या में तीर्थ यात्री धाम पहुंच रहे हैं। वहीं पंच पूजा के चौथे दिन शनिवार को माता लक्ष्मी की पूजा की गई, उन्हें कढ़ाई भोग लगाया गया और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा के बाद उन्हें गर्भगृह में विराजमान होने का न्योता दिया गया। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए इस साल की तो 14,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं।
अभी तक लगभग 14,10,000 से भी अधिक यात्री तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम को पहुंच चुके और लगभग 16,52,000 के आसपास जो यात्री हमारे केदारनाथ भगवान को पहुंचे और उसके 3 नवंबर को हमारे कपाट बंद हो चुके थे और लगभग 30 लाख से अधिक यात्री जो हैं दोनों धामों में पहुंची है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दोनों बद्रीनाथ केदारनाथ के जो तीर्थयात्री थे उन्होंने अच्छे से दर्शन किए। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है। यहां तोली लीसा फैक्ट्री में आग लग गई जिसमें लाखों का लीसा जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। आग बुझाने के लिए 6 ड्रम फोम का भी इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, जागेश्वर के पास तोली में लीसा फैक्ट्री है। लीसा चीड़ के पेड़ से निकलने वाला एक लिक्विड पदार्थ है। एक लिक्विड होता है जिसमें आग बहुत तेजी से लगती है। ये ज्वलनशील पदार्थ होता है। अगर गलती से एक चिंगारी भी लग जाए तो ये धधक उठती है और कुछ ऐसा ही हादसा यहां होता दिखा। देहरादून से बड़ी खबर। यहां जिला आबकारी अधिकारी बार और पब की चेकिंग पर निकले। चार्ज लेने के बाद प्रभाष शंकर मिश्रा निरीक्षण के लिए पहुंचे और राजपुर रोड पर बार में चेकिंग की। इन्होंने रात 11 बजे के बाद बार नहीं खुल सकते, ये नियम है। यहां बार में नियमों का कैसे पालन हो रहा है, इस बात का इन्होंने निरीक्षण किया। अलग अलग हादसों के बाद सीएम धामी सख्त हैं और समय से ज्यादा वक्त तक बार खुलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सख्ती से एक बार फिर बात कही गई है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगह पर सड़क हादसे हुए और इसके बाद सीएम धामी ने शहरों में पब बार की कड़ी निगरानी के आदेश दिए। तो डीजीपी की तरफ से ये तय वक्त से ज्यादा देर तक बार खुलने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। लेकिन इसी बीच देहरादून के डीएम ने एक 5 स्टार होटल को 12 घंटे के बजाय 24 घंटे बार खोलने की इजाजत दे दी है। डीएम देहरादून का लेटर वायरल हो रहा है तो कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिला। कांग्रेस ने कहा कि देहरादून के डीएम सीएम से बड़े हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि छोटे शराब दुकानदारों पब बार पर डीएम एक्शन ले रहे हैं और बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। कि जिलाधिकारी देहरादून सीएम से बड़े हो गए हैं, डीएम सीएम से बड़ा, क्योंकि 28 अक्टूबर को एक लाइसेंस जारी हुआ था हयात रेजेंसी देहरादून को, जिसमें जिलाधिकारी ने हयात रेजेंसी को 12 घंटे अतिरिक्त प्रत्येक दिन बार खोलने की परमिशन प्रदान की। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई तो छोटे बार मालिक जिनके पास एक बार है या एक पब है, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई हुई, लेकिन हयात रेजेंसी को दिए गए लाइसेंस को निरस्त नहीं किया गया, जो दोहरा मापदंड मैं मानता हूं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी बड़ी कंपनियों को, बड़े कंपनी के मालिकों को मदद पहुंचाते हैं। एक 5 स्टार होटल को 24 घंटे बार खोलने की इजाजत पर बवाल मचना तय था, मचा भी। तो खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गलती के लिए कड़ी फटकार लगाई। 5 स्टार होटल को बार खोलने की परमिशन डीएम ने दी थी, लेकिन दोपहर होते होते एक्साइज कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल ने एक्शन लिया और तत्काल प्रभाव से होटल को मिली बार खोलने की इजाजत को कैंसिल कर दी गई। लेकिन तब तक डीएम के आदेश से जो किरकिरी होनी थी वो हो चुकी थी। देहरादून में सोमवार रात सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि एक युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना वो हैरान है, लेकिन इससे भी हैरानी की वजह ये कि इस हादसे की असल वजह क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। न्यूज 18 की पड़ताल में जो बात सामने आई है वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देहरादून में 11 नवंबर की देर रात हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और हादसा इतना भयावह था कि डेड बॉडी तक पहचाननी मुश्किल थी। ऐसे में अब न्यूज 18 की पड़ताल में इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले को सिर्फ ओवर स्पीड से जोड़कर देख रही है, लेकिन खुलासा यह है कि यहाँ पर 2 गाड़ियों के बीच में चलते ट्रैफिक के बीच रेस चल रही थी और यही रेस मौत की रेस साबित हुई। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, आप भी गौर से देखिए।
ये वीडियो देहरादून के बल्लूपुर चौक से एक्सीडेंट वाले इलाके तक का है। इसमें दो गाड़ियां दिख रही हैं, सफेद रंग की इनोवा कार जिससे हादसा हुआ और उसके ठीक पीछे लाल रंग की कार। पूरे रूट पर ये दोनों गाड़ियां आपस में रेस लगाती हुई दिख रही हैं। इन दोनों ही गाड़ियों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि 600 मीटर की दूरी सिर्फ 14 सेकंड में पूरी कर ली। इनकी स्पीड की पूरी शीट भी न्यूज 18 के पास मौजूद है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इनोवा गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी और शहर के बीचों बीच हो रही रेस ये स्पीड बढ़ाने की वजह थी और रेस वाली यही स्पीड हादसे की वजह भी बन गई। अब तक दूसरी लाल रंग की कार का पुलिस पता नहीं कर पाई है, लेकिन लोगों का मानना है कि पुलिस की कमी से इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, शराबी तो 10 बजे के बाद ही निकलने हैं। 10, 11, 12 रात के पूरी रात को चलते हैं शराब पी के। तो इसकी ड्यूटी लगातार सख्ती से पालन अगर हो जाए तो निश्चित रूप से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो बच जाएगी। इस हैरानी भरे हादसे के बाद देहरादून में पुलिस और प्रशासन भी आमने सामने है। पुलिस ने स्मार्ट सिटी के कैमरे नहीं चलने की बात कही, जबकि स्मार्ट सिटी का कहना है कि सारे वीडियो पुलिस को थमा दिए गए हैं। 800 ऑड कैमरास हैं स्मार्ट सिटी के, जिसमें से लगभग 350 कैमरास उनके अभी दे आर नॉन वर्किंग। सो 10 दिन की डेडलाइन उनको दी गई है और ये एक उनको शो कॉज भी दिया गया है कि ये ONGC कैमरास अगर वर्क नहीं कर रहे थे तो उसके कारण स्पष्ट करें। जो हमारे वहाँ पे 8 कैमरे थे ONGC चौक पे, उसमें वो लाइव थे उस टाइम पे और उसमें डिवाइस में कोई इशू नहीं था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। वो उसके लिए भी टीम लगी हुई है, कोशिश जारी है कि उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी हमें मिल जाए। राजधानी में हुए हादसे की असल वजह हैरान करने वाली है। शहर के बीचों बीच मौत की रेस करना और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई न होना, ये और भी ज्यादा हैरान करता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट। देहरादून से ही खबर, जहां टोल प्लाजा से बेकाबू रोडवेज की एक बस टकराई है। हादसे में यात्रियों को चोट आई, घायलों को डोईवाला अस्पताल ले जाया गया। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर यह हादसा हुआ। पहाड़ के 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। कोटद्वार में मालन पुल के निर्माण काम में देरी को लेकर डीएम पौड़ी ने नाराजगी जाहिर की और अगले 1 हफ्ते में काम संतोषजनक न पाए जाने पर पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर की सैलरी रोकने के आदेश दिए। पौड़ी में राजकीय बेस अस्पताल श्रीनगर में डायलिसिस करा रहे मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से दूसरे मरीजों के तीमारदारों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मरीज को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में पीएचडी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग में चयनित छात्र छात्राओं को कॉलेज और गाइडों को आवंटन किया जा रहा है। हरिद्वार के सूरतगिरी बांग्ला आश्रम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पहले दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मेलन में शिरकत की। उत्तरकाशी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बद्रीनाथ की ही तरह केदारनाथ में भी कांग्रेस की जीत का दावा किया। ऋषिकेश में एसडीआरएफ की टीम ने स्कूली बच्चों को आपदा में बचाव और राहत की ट्रेनिंग दी। बागेश्वर में कत्यूर घाटी के प्रसिद्ध लिंग देवता मंदिर में श्रद्धालुओं ने 2 क्विंटल मक्खन का भोग चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। चमोली में डीएम ने नगर पालिका चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक बुलाई और जरूरी दिशा निर्देश दिए। पौड़ी के कोट ब्लॉक में एक गुलदार का शावक मृत मिला, आपसी संघर्ष में मौत की आशंका। हरिद्वार के बहालपुरी गांव में 13 साल की लड़की की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने प्राइवेट डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का लगाया आरोप।